Dear learners, once again I am present here with a new video and this video is pertaining to comprehension. बच्चों ये जो वीडियो है चाहे वो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या अदर जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एग्जामिनेशन पेपर में क्या होती है कि जब आप इंग्लिश का पेपर दे रहे होते हैं तो उसमें कंपोजिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हम जिसे अनसीन पैसेज कहते हैं। और इस अनसीन पैसेज को हम कैसे पढ़ें, कैसे कंप्रहेंड करें, तो आज मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। और मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित रूप से जो अनसीन पैसेज है आप उस पर कमांड कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि रीडिंग कंप्रीहेंशन, एक्चुअली में कंप्रीहेंशन का अर्थ होता है बोध। हम इसे परसेप्शन भी कह सकते हैं या अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, अर्थात किसी पैसेज को समझना। आपने देखा होगा कि जब अनसीन पैसेज दी जाती है तो ये आपके टेक्स्ट बुक से नहीं होता है, इसका जो सोर्स होता है वो किसी भी चीज़ से लेकर डाल दिया जाता है, ठीक है। और ये क्रिएटिव भी हो सकता है। जब आपके सामने अनसीन पैसेज डाला जाता है तो उस पर लिखा जाता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। तो अब यहाँ देखिए कंप्रहेंशन का मतलब होता है बोध। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसका डिराइवेशन कहाँ से आया है। बच्चों ये जो कंप्रहेंशन है इसका जो डिराइवेशन आया है हम इसे लैटिन में कहते हैं कंप्रहेंसियो। तो ये जो कंप्रहेंसियो है इसका अर्थ होता है टेकिंग टुगेदर, एक साथ किसी चीज़ को ग्रहण करना, ठीक है। और यहाँ इसका ये वर्ब दिया गया है तो लैटिन में वर्ब लिखा जाता है कंप्रहेंडियर, जिसका अर्थ होता है ग्रास्प, सीज। मतलब किसी चीज़ को सीज करना, किसी चीज़ को ग्रास्प करना, समझना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, हम इसे कहते हैं ग्रास्प या सीज। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इसका जो डिराइवेशन आया है ये टर्म है कंप्रहेंसियो, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी एग्जामिनेशन में कंप्रहेंशन पूछा जाता है वो अक्सर 2 टाइप्स का होता है। हालांकि बिहार बोर्ड में जो कंप्रहेंशन होती है तो वो तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, वो इजी होता है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में जो भी कंप्रहेंशन पूछा जाता है तो उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि 2 टाइप्स के पैसेज होते हैं उसमें। तो एक पैसेज होता है डिस्कर्सिव पैसेज और सेकेंड वन होता है फैक्चुअल पैसेज। तो यहाँ मैंने लिखा है कि रिफर्स टू पर्सनल व्यूज और ओपिनियन दैट मे बी आर्गुमेंटेटिव, परसुएसिव एंड इंटरप्रेटेटिव, emphasizes on reasoning and perception और अंडरस्टैंडिंग। ये डिस्कर्सिव जो पैसेज होता है ना, तो ये क्या होता है कि रिफर्स टू पर्सनल व्यूज। जब आप देखेंगे तो डिस्कर्सिव पैसेज क्या होती है कि उसमें पैसेज जो को आप पढ़ेंगे तो क्या होगा कि उसमें पर्सनल व्यूज मेंशन होती है, आपका क्या पर्सनल व्यूज है या ओपिनियन है वो उसमें दी जाती है जो राइटर लिखते हैं। दैट मे बी आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंटेटिव हो सकता है। आर्गुमेंट का मतलब होता है जिसमें हम आर्गू करते हैं, चर्चा करते हैं, वो चर्चा से संबंधित हो सकता है। परसुएसिव, परसुएसिव का अर्थ होता है कि कन्विंसिंग, वो पैसेज आपको कन्विंसिंग भी हो सकती है। और एंड इंटरप्रेटेटिव या नहीं तो व्याख्यात्मक, अर्थात हम वो जो पैसेज होती है वो इंटरप्रेटेटिव भी हो सकती है, व्याख्यात्मक हो सकती है, जिसमें व्याख्या दी जाती है। और समटाइम्स क्या होता है कि जो ये डिस्कर्सिव पैसेज होता है तो उसमें क्या होता है कि फोकस ऑन और एम्फेसाइजेज ऑन रीजनिंग एंड परसेप्शन रादर देन इंट्यूशन। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें रीजनिंग और परसेप्शन जो बोध होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उस पर ज़्यादा जोर डाला जाता है, चाहे वो रीजनिंग हो या परसेप्शन हो। मतलब वो एक तार्किक भी हो सकता है, उसमें हम तर्क भी कर सकते हैं, लॉजिकल हो सकता है, और परसेप्शन आधारित, अर्थात उसमें बोध होती है, समझ होती है। तो इस टाइप के जो पैसेज होते हैं हम उसको डिस्कर्सिव पैसेज कहते हैं। दूसरा पैसेज होता है फैक्चुअल पैसेज। आपने देखा होगा एग्जामिनेशन में जो फैक्चुअल
पैसेज होता है स्टिमुलस भी हो सकता है, वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे ग्राफ्स हो गई, चार्ट्स हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी उसमें विजुअल जो इनपुट्स होती है उसका प्रयोग किया जा सकता है, या नहीं तो वर्बल इनपुट्स दी जाती है। तो वर्बल इनपुट्स का मतलब होता है कि उसमें क्या होती है कि रिटेन जो है वो डाटा दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। आपने कभी कभी देखा होगा उसमें ग्राफ्स भी दिया रहता है, चार्ट्स भी है, पाई चार्ट भी है, सर्कल ग्राफ्स होती है, आपने देखा होगा सर्कल टाइप का उसमें इंफॉर्मेशन दिया रहता है। इंक्लूडिंग कंप्लीट आइडिया ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और थिंग, या कोई भी खास व्यक्ति होती है, प्लेस होती है, वस्तु होती है, उससे संबंधित क्या होती है उसमें आइडिया दी जाती है। तो इस तरह से सबसे पहली बात यह है कि ये 2 टाइप्स का होता है, डिस्कर्सिव पैसेज और फैक्चुअल पैसेज। बच्चों इसको याद रखना, ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है डिस्कर्सिव पैसेज और दूसरा होता है फैक्चुअल पैसेज। आइए हम बतलाने जा रहे हैं कि इसका आगे का प्रोसेस क्या होता है। डियर लर्नर्स, आगे के प्रोसेस में मैं बता रहा हूं स्टेप्स टू फॉलो। कौन से स्टेप्स है जिसे फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, उसमें ऊपर लिखा रहता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। पहले आपको पैसेज होगा, पैसेज या तो डिस्कर्सिव नेचर में होगा या फैक्चुअल होगा। तो पैसेज को कैसे रीड करना है, कैसे कंप्रहेंड करना है, उसके लिए कुछ यहाँ टिप्स दिया गया है और ये टिप्स आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा अगर आप चाहते हैं कि हम जो अनसीन पैसेज हैं उस पर हमारा कमांडिंग हो, एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर्स आए। तो इसके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि जो भी स्टेप्स है उसको फॉलो करना है। और यहाँ मैं एक बात बता रहा हूँ कि रॉबिन्सन नामक एक बहुत बड़े राइटर हुए, उन्होंने एक ट्रिक दिया, एक कंप्रीहेंशन में एक ट्रिक दिया, SQ3R। इससे पहले कि हम स्टेप्स को फॉलो करें, सबसे पहले हम इस ट्रिक्स को बतलाते हैं ये क्या स्ट्रेटजी है। ये एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी है, तो इसे शॉर्टकट में कहा जाता है SQ3R। अब एस का अर्थ होता है सर्वे, Q से होता है क्वेश्चन, और 3R का मतलब हो गया 3R यहाँ रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। तो ये जो 5 एलिमेंट्स है, ये जो स्ट्रेटजी है, इसे निश्चित रूप से आप याद कर लें, क्योंकि ये जो SQ3R है ये एक ट्रिक है जिसको रॉबिन्सन प्लीजेंट ने क्या किया था कि इसको इम्प्रूव किया था। जब किसी अनसीन पैसेज को बनाना है, कैसे कंप्रहेंड करना है, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने ये एक ट्रिक दिया था, एक स्ट्रेटजी दिया था SQ3R। तो एस का अर्थ होता है सर्वे, और Q से होता है क्वेश्चन, और 3R का मतलब हुआ रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। तो आइए सबसे पहले सर्वे हमें करना चाहिए कि जैसे पैसेज को सर्वे कीजिए, सबसे पहले वो जांच कीजिए, सबसे पहले साइलेंट रीडिंग कीजिए कि आखिर पैसेज क्या है, किस संदर्भ में है। क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है कि आप पैसेज को थ्रू आउट पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद क्वेश्चन पर भी जो क्वेश्चन दिया रहता है पैसेज के एंड में, आप उस क्वेश्चन को भी दिमाग में लाइए। उसके बाद रीड, अभी मैंने कहा, हमें मेरे ख्याल से अगर आप इसे 2 बार रीड करेंगे तो बेहतर होगा। उसके बाद है रिसाइट। रिसाइट का मतलब उच्चारण करना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ठीक से पैसेज को रिसाइट नहीं कर पाते हैं, तो रिसाइटेशन होना चाहिए। और उसके बाद रिव्यू, एक समीक्षा होनी चाहिए, एक आकलन होना चाहिए पूरा पैसेज पढ़ने के बाद। तो हम इस पर चलते हैं, स्टेप्स टू फॉलो। रीड ईच एंड एवरी लाइन केयरफुली। जो पैसेज का प्रत्येक लाइन है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बेटर टू रीड ट्वाइस, जैसा कि मैंने यहाँ पे रीड में, अच्छा होगा कि आप इसे 2 बार पढ़ सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि आप इसे साइलेंट रीडिंग कीजिए, और साइलेंट रीडिंग के बाद जब रिसाइट करते हैं तो वो भी एक रीडिंग का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद है गिव ए सुटेबल टाइटल एज टू नो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। कभी कभी क्या होता है, किसी पैसेज में टाइटल दी जाती है, लेकिन जिस पैसेज में टाइटल नहीं है तो आप पैसेज पढ़ने के बाद आप टाइटल दे सकते हैं। अगर टाइटल पहले से दिया हुआ है तो कम से कम क्या होता है कि उस टाइटल को पढ़ने से जो पैसेज का सेंट्रल आइडिया है वो समझ में आ जाती है कि इसका केंद्रीय भाव क्या है। अंडरलाइन द फॉर्मिडेबल वर्ड्स। फॉर्मिडेबल वर्ड्स का मतलब होता है एब्स्ट्रूस या डिफिकल्ट वर्ड्स।
कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं जो समझ में नहीं आती हैं, हम उसे अंडरलाइन कर देंगे, डिक्शनरी से उसकी मीनिंग देख लेंगे क्या उसकी मीनिंग है। एंड फ्रेजेस, जो भी फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स होती है। और बच्चों कभी कभी आप देखे होंगे कि पैसेज के एंड में जब क्वेश्चंस होती है तो उसमें सिनोनिम से भी क्वेश्चन होती है, एंटोनिम से भी क्वेश्चन होती है। तो वोकेब पर भी कंट्रोल जरूरी है, जो वोकेब है उस पर कमांडिंग जरूरी है। तो अंडरलाइन द फॉर्मिडेबल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद एम्फेसाइज ऑन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पैसेज। बेटर होगा कि जब आप पैसेज पढ़ते हो तो जो उसका बिगिनिंग लाइन है और उसके बाद जब पैसेज का जो लास्ट लाइन है निश्चित रूप से उस पर फोकस डालें, तो इससे कम से कम एक पैसेज का जो सेंट्रल आइडिया है वो समझ में आती है। इस पर ज़्यादा जोर डालना चाहिए, फोकस डालना चाहिए। जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पैसेज, पैसेज का जो बिगिनिंग है और जो एंड है, ठीक है। आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, जब भी हम क्वेश्चंस का जवाब देते हैं तो क्वेश्चंस के मुताबिक आंसर देना चाहिए। कहने का मतलब इट इज मीन टू से दैट आंसर्स मस्ट बी रिलेवेंट टू द क्वेश्चंस। आपके जो आंसर होना चाहिए वो क्वेश्चंस के रिलेवेंसी होना चाहिए, और आप देखेंगे कि आपको पैसेज समझ में आ जाएगी इजीली और आसानी से आप उस क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो डियर लर्नर्स, आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं समाप्त करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो चैनल में नए हैं उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।